Hello everyone, welcome to the Humanitarian View. Today I am going to teach you liberty and equality. This is the part 1 in which I am going to deal liberty only, and in the next part we will deal all those things about equality, the same things, so the content will be same. So we will deal with the introduction about it means the meaning. After that, उसके definitions, then after liberty के kinds या फिर dimensions you can say, क्योंकि ये दोनों जो concept है liberty and equality, they are very interrelated or you can say they are very correlated with each other. तो इसलिए हम इस दोनों के रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर हाउ आर दे रिलेटेड विथ ईच अदर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो लिबर्टी, तो ये आखिर है क्या? सबसे पहले तो वर्ड पे जाते हैं, ठीक है, इसके इटोमोलॉजी पे. तो ये एक लैटिन वर्ड लीबर से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम ऑल शैकल्स. तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन यू कैन से मीनिंग है इसका. ओके, सो ये जो लैटिन रूट लीबर है ये डिनोट करता है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स. रिस्ट्रेंट्स इट मीन रिस्ट्रिक्शन. ओके, जो भी मतलब रोक टोक रहते हैं या फिर जितने भी टाइप के कुछ अगर रिस्ट्रिक्शन यू कैन से कॉन्स्ट्रेंट अगर कुछ हमारे पे रहते हैं तो उन सब के एब्सेंस को, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे वो सब नहीं हो, किसी भी टाइप की बंदिश ना हो, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं हम? लिबर्टी. और यू कैन से ये मैंने थ्रू द डेफिनेशन बताया है, मतलब गोइंग वेरी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड विद द वर्ड्स ऑफ द लिबर्टी. ओके, उसके बाद ये एक ऐसा कंडीशन की बात करता है जहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता हो जो उसे पसंद हो, जहाँ पे कोई कंडीशन ना लगे उसके पसंद या नापसंद पे. ठीक है, तो ये तो रही उसकी मीनिंग की बात. ओके, कि हाँ अगर वर्ड बाय वर्ड जाते हैं तो आखिर लिबर्टी क्या कहना चाह रहा है. लेकिन इन प्रैक्टिस जब हम आते हैं ना तो ऐसी लिबर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. क्यों? क्योंकि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्शन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ओके, आई हैव कोटेड हियर प्रोफेसर बारकर. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया था एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि जैसे कि एब्सेंस ऑफ अगलीनेस, अगर जो यू कैन से कि अगर कुछ भी बुरा, आई एम नॉट टेलिंग बदसूरत, लेकिन कुछ भी बुरा अगर हमें नहीं पता हो तो हाउ कैन वी नो अबाउट द ब्यूटी. ठीक है, आई एम नॉट द रेसिस्ट, सो आई एम टेलिंग दैट अगर अगलीनेस मीन्स यहाँ पे ऐसा कुछ भी बुराई अगर हमें नहीं पता तो वी कैन नॉट से ना कि व्हाट इज अच्छाई. सो यही चीज है. तो लिबर्टी इट मीन्स कि अगर बिना रिस्ट्रेन की बात करें ना तो वहां पे लिबर्टी फिर है ही नहीं. तो एब्सेंस अगर कर दे हम सारे रिस्ट्रेन का, इसका मतलब है कि लिबर्टी प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे. ओके, तब तो वहां कुछ और ही कंडीशन है. ठीक है, तो लिबर्टी जो ये कॉन्सेप्ट रहा है या फिर यू कैन से फ्रीडम इन वेरी लेमैन्स टर्म, तो फ्रीडम ये डिनोट करता है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये पॉलिटिकल फिलोसफी का. और ये जो आइडियल लिबर्टी का, इसने बहुत सारे रिवॉल्यूशंस या फिर स्ट्रगल्स, मास मूवमेंट, प्रोटेस्ट, इन सबको कहीं ना कहीं से इंस्पायर किया है. वेरी वेल नो कुछ बहुत सारे स्लोगन्स है जो कि मैंने दो यहाँ पे कोट भी किया है, जिसमें से मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन है. सो बहुत ही बेसिक सा एक डिमांड है, ठीक है, टू बीइंग एज ह्यूमन. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का एक बहुत ही लेजिटिमेट यू कैन से डिमांड है. तो ये एक ऐसा यू कैन से एक फोर्स है, ठीक है, काइंड ऑफ फोर्स है जो कि किसके पीछे रहा है लिबर्टी. तो एक सोशल चेंज हमेशा लाया है, कहीं ना कहीं डिराइव हुआ है इस कॉन्सेप्ट की वजह से. हम हमेशा डिस्पोटिज्म हो गया, फॉरेन रेजिम्स का फॉरेन रूल्स हो गया, एलियन रूल्स जो भी कहते हैं हम, या फिर डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, तो इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, ये जो लिबर्टी है ये कहीं ना कहीं
हमें इंस्पायर किया है, ठीक है, उन सोशल चेंजेस को लाने में, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्रेस्ड जो लोग होते हैं ना, उनका एक वॉइस, ओके। और ये वॉइस है किसके खिलाफ? तो इनजस्टिस के खिलाफ। इट इज द वॉइस टू रीएस्टैब्लिश ह्यूमन वैल्यूज, ओके, गेटिंग इट? सो ये एक तरीके का वॉइस है किसके खिलाफ? तो एनिमल किंगडम की, बिकॉज ह्यूमन इज द ओनली वन हु हैज अ एम विथ लाइफ, और यू कैन से लाइफ विथ एम। सो लाइफ विद एन एम ये सिर्फ ह्यूमन के पास ही है, इसीलिए इसे एक कंडीशन चाहिए जहाँ पे वो फ्रीली खुद को डेवलप कर सके, और वैसा कंडीशन कहाँ मिलेगा? लिबर्टी में। क्लियर? आई होप सो। सो मूविंग ऑन फर्दर, राइट? तो डेफिनेशंस पे आते हैं इसके, ठीक। डेफिनेशंस आई हैव चूजन 5 ऑफ देम। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट कर सकते हो बहुत सारे डेफिनेशंस के लिए। आई हैव चूजन दीज 5, छोटे छोटे एंड दे आर प्रॉपर इन देमसेल्व्स। तो कोई भी डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, मीन्स कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है। और अगर सारे कुछ को आप जोड़ते रहो तो वो बड़ा सा एक डेफिनेशन बन जाएगा, तो यू विल नॉट गेट इट प्रॉपरली। डेफिनेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। सो ये 5 डेफिनेशन है, यू कैन कोट इट एनीवेयर if you want in your answers, it will someone highlight in your answer. So ये जो definitions है, take a pause और इसे पढ़ो, take a look of it। और इसके बेसिस पे ना मैंने तो एक बहुत ओवरव्यू निकाल के एक बहुत सिंपली लाइन में एक बच्चे से डिनोट किया है। वो क्या है? ये जो जितने भी डेफिनेशंस है इसके में ना एक कॉन्सेप्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन एक तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या है कि लिबर्टी जो है वो एक वेरी प्रीसियस कंडीशन है, ओके, इन द स्टेट, ठीक है। हम इसे किस में बात कर रहे हैं? तो स्टेट में। क्यों? क्योंकि हम खुद एक स्टेट में रह रहे हैं। स्टेट इज नॉट अबाउट नेशन स्टेट, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पॉलिटिकल थ्योरी में आगे कंप्लीट करेंगे कि स्टेट क्या है, नेशन क्या है। तो वी आर लिविंग इन अ स्टेट एंड विदाउट विच, एक ऐसा कंडीशन जो कि स्टेट में प्रिवेल करता है और जिसके बिना ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकते। सो एक रिलेशन है स्टेट के डेवलपमेंट और ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट में। तो वो कैसे? तो ह्यूमन बींग जब अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और इस डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? लिबर्टी, ओके। बहुत क्लियर हो गया कि हाँ क्यों जरूरी है लिबर्टी, ठीक है। अब मूविंग फर्दर, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, अकॉर्डिंग टू मी ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने जब इसे पढ़ा तो आई फाउंड इट वेरी crucial information in it while reading those concepts of liberty। तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल का आता है, या फिर अगर हम बात करें तो एक अटलांटिक चार्टर था, उसकी भी बहुत कहीं ना कहीं बात आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेफिनेशंस काफी चेंज हुए पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट के। तो मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो मैंने सिर्फ एक नाम लिया है, इसमें भी बहुत सारे नाम आते हैं। तो ईशा बर्लिन जो थे, उन्होंने 1958 में अपना एक लेक्चर दिया था, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से, काफी ब्रॉडली पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को बताया था, ओके। सो इफ यू वांट टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, तो मैंने इसे बहुत शॉर्ट में यहाँ पे डील किया है। तो जस्ट कमेंट इट डाउन इफ यू वांट अ डिफरेंट लेसन और डिस्टिंक्ट लेसन ऑन इट। और बात करते हैं हम, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रीडम और लिबर्टी। ये जो दो टर्म है, ठीक है, काफी सिनोनिमस है एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू मी। और बहुत सारे ऐसे लिबरल राइटर्स हैं जो कि इन्हें सिनोनिमस मानते हैं। हाँ, बहुत सारे यू कैन से ऑर्थोडॉक्स एक टाइप होते हैं ना लिखने वाले, कि एक सिनोनिमस वर्ड्स में भी डिफरेंस निकालना ये कहीं से सही नहीं, ओके। सो आई एम नॉट ऑफेंडिंग देम, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ये एक डिफरेंस ऑफ स्टाइल है बस, नथिंग मोर। अगर फ्रीडम और लिबर्टी की बात करें, क्या ये दोनों इक्वल है? तो हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ स्टाइल है। लिबर्टी और जो फ्रीडम है वो नॉर्मली आपस में इंटरचेंज होकर यूज हुआ होता है। पॉलिटिकल फिलोसफर्स या थिंकर जो जितने भी प्रोमिनेंट स्पीकर्स और ऑथर्स रहे हैं वो यूज करते हैं। हाँ, जो लिबरल है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, दोनों में वो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं देखते। लेकिन
जो लोग डिफरेंस देखते हैं उनका एक बेसिस है, उनका एक बेसिस है जो मैं बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि लिबर्टी ना लिबरलिज्म का एक प्रिंसिपल है, ओके, लेकिन फ्रीडम जो है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो लिबर्टी क्या है, थोड़ा बहुत कन्फाइंड है, लेकिन फ्रीडम क्या है, कन्फाइंड नहीं है, ये क्या है, यूनिवर्सल है। समझ रहे हो कि क्यों ये डिफरेंस तय करना चाह रहे हैं? गेटिंग इट? अब ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्सेप्शन पे। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैंने इसे बहुत शॉर्ट में यहाँ किया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी एक इंडिविजुअल स्फेयर की बात करता है, ओके, एक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, एक ऐसे स्पेस की बात करता है जहाँ इंडिविजुअल को खुद से मतलब होता है, ठीक। लेकिन निगेटिव लिबर्टी ओवरऑल फ्रीडम की बात करता है विदाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट, ओके, कि उसका जो मन चाहे जहाँ चाहे वो कर सकता है, मे बी वो दूसरे के लिबर्टी में क्यों ना ऑब्स्टेकल पैदा करे, लेकिन वो कर सकता है वॉट एवर ही लाइक्स और ही डिजायर्स, ओके। सो यही है, एक छोटा सा नोशन है इस दोनों के बीच में, ज्यादा बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पे शो किया है इसके हिसाब से, क्योंकि इफ यू वांट टू डाइव डीपर तो और कॉम्प्लिकेटेड टर्म आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स आते हैं, सो इसलिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट में यहाँ लिखा है। अब आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी। तो काइंड्स के अलावा हम इसे यू कैन से डायमेंशंस कह सकते हैं, ओके। तो ये 6 डायमेंशंस हैं लिबर्टी के, नेचुरल, सिविल, पॉलिटिकल, पर्सनल, इकोनॉमिक एंड नेशनल। और ये डायमेंशंस जिस तरीके से दिए हुए हैं ये बिल्कुल स्टेज वाइज है, ओके। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ लिबर्टी दैट वी इंजॉय। तो नेचुरल लिबर्टी सबसे पहला जो बहुत बेसिक सा है उस पर हम बात करते हैं। तो नेचुरल लिबर्टी पे आई विल गो थ्रू सम डिटेल, लाइक जब भी हम बात करते हैं ना तो ये यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बताया है कि हाँ नेचुरल लिबर्टी जो है, ओके, इट सीम्स टू बी अ लाइसेंस रादर देन लिबर्टी। तो कुछ ऐसे हमारे यू कैन से बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, जैसे इंसान जन्म लेता है और नेचुरली उसे मिल जाते हैं, ओके। तो इस इन लिबर्टी को, इन फ्रीडम को, ये जो फ्रीडम हम इंजॉय करते हैं इसको लिबर्टी कहते हैं। कुछ ऐसे थिंकर्स थे जैसे कि जॉन लॉक हो गए, हमारे रूसो हो गए, इन्होंने बताया था, जॉन लॉक ने कहा था कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये मैन कैसे एंजॉय करता है, तो नेचुरली। रूसो का कहना था कि मैन वाज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। तो इन्होंने अपनी जो बात कही थी लिबर्टी के, ये अपने टाइम के हिसाब से काफी रेलेवेंट थे, ओके, क्योंकि उनके टाइम पे स्टेट और सोसाइटी का कॉन्सेप्शन था ही नहीं, तो उन्होंने इसके रोल के बारे में कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अब जो कि अब हम स्टेट में रह रहे हैं, हमारी एक सोसाइटी है, तो हम कहीं ना कहीं नेचुरल लिबर्टी को एक लाइसेंस के रूप में देखते हैं। अब लाइसेंस और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा समझो कि लिबर्टी को जब हम इस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं कि वो वहाँ कोई रिस्ट्रेन नहीं है, ओके, किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन पे। और ये जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, जो उसको फ्रीडम मिला हुआ है बिल्कुल बिना किसी लॉ के, बिना किसी रूल के, और यही फ्रीडम कहीं ना कहीं दूसरे के इंटरेस्ट में जाके दखल देने लगता है, तो वो क्या हो गया, लाइसेंस, ठीक है। तो लिबर्टी इफ इट इज डिजेनरेटेड देन इट विल बी लाइसेंस, ठीक। तो लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी बस बहुत क्लियरली है कि ये अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम की बात करता है। इसका मतलब होता है कि वन कैन डू वॉट एवर वन लाइक्स, ओके। अब इस पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्टेट और सोसाइटी की चर्चा नहीं की थी, लेकिन हम यहाँ पे जैसे ही सिविल लिबर्टी में जाते हैं तो हम स्टेट और सोसाइटी की चर्चा करते हैं, ओके। तो सिविल लिबर्टी का मतलब ही होता है कि रूल ऑफ लॉ, ओके। तो रूल ऑफ लॉ जैसे ही हम बात करते हैं तो ये एक तुरंत में बहुत सारे नियम कानून आ जाते हैं, लेकिन ये हमेशा कैसे होना चाहिए, तो रीजनेबल एंड लेजिटिमेट, यानी कि ऐसे कानून ही होने चाहिए जो कि हर जगह से सही है, वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है।
उसके बाद ये हमेशा स्टेट में प्रिवेल करता है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि सिविल लिबर्टी हम हमेशा स्टेट में एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट ही उन्हें देता है और स्टेट ही उनके प्रोटेक्शन की गारंटी करता है। गेट इट? उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। अब स्टेट में हम रह रहे हैं, सिविल लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब एक सर्टेन एज आता है हमारा जहां हम पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं, यू कैन से। तो पॉलिटिकली एक्टिव जैसे ही हो जाते हैं तो हम ना स्टेट का जो पॉलिटिकल लाइफ है और अफेयर्स है उसमें हम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने लगते हैं। तो पॉलिटिकल लिबर्टी हम इंजॉय करने लगते हैं और इस लिबर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी का भी नाम दिया गया है। और बहुत लोग इसे प्रैक्टिकली, जब भी पॉलिटिकल लिबर्टी हम इंजॉय करते हैं तो प्रैक्टिकली इसे सिनोनिमस माना गया है किसके? तो डेमोक्रेसी के। ठीक। और पॉलिटिकल लिबर्टी बीइंग वेरी क्लियर, ये अगर बहुत ही कॉन्क्रीट आप जाएं तो ये बस वही है कि हमारे पास कुछ मिनिमम राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू प्रोटेस्ट और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब राइट्स जो हम इंजॉय करते हैं, जो फ्रीडम हमें मिलती है, वो पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर मिलती है। अब आते हैं पर्सनल लिबर्टी पे। ठीक है, तो वी आर एंजॉइंग आवर लाइफ वेरी वेल। और ये जो हमारा एक कंडीशन है ना, जहाँ पे एक इंसान कुछ भी कर सकता हो लेकिन उस पर कुछ लेजिटिमेट रेस्ट्रेंट है। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ लेना, सीधे मैं इलेजिटिमेट लिखा है यानी कि इलेजिटिमेट रेस्ट्रेंट नहीं रहेगा। पढ़ो एक बार कि इट मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्ट एज pleases without being under any type of illegitimate restriction। ओके, तो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे सिविल लिबर्टी जैसे, बहुत लेजिटिमेट और बहुत ही रीजनेबल, उसके बाद उसे जो भी इच्छा हो वो एंजॉय कर सकता है। ठीक है, तो और हर इंडिविजुअल को अपने पर्सनल लाइफ वो कैसे जीना चाहता है, वो कैसे खाना खाना चाहता है, कैसे ड्रेस करना चाहता है, या फिर क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखना चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, कैसा ऑक्यूपेशन वो चूज करना चाहता है, तो इन सब की स्वतंत्रता होती है। और इस फ्रीडम को हम किस में लाते हैं? पर्सनल लिबर्टी में। ठीक है, और इसमें ये एक हद तक एक लाइन ड्रॉ करता है स्टेट के इंटरफेरेंस में इंसान के पर्सनल लाइफ में। ओके, तो स्टेट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। ये बिल्कुल लोग एक कहते हैं ना पर्सनल स्पेस, तो वही पर्सनल स्पेस है जहाँ पे इंडिविजुअल का जो विल है, उसका लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, वो मैटर करता है। ठीक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो किसके लिए जरूरत है? एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वैसे सारी लिबर्टी बहुत जरूरी है लेकिन वेरी इंडिविजुअली अगर बात करें तो पर्सनल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी पे करते हैं। तो इकोनॉमिक लिबर्टी है एक ऐसा कि हाँ, एक इंसान को जीने के लिए ब्रेड और बटर चाहिए ऑफ कोर्स, तो वो उसको एक फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो अपनी लिविंग को अर्न कर सके। ठीक है, वो अपनी जो उसकी आवश्यकता है, डेली की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके, लेकिन बाय फेयर मीन्स। ओके, सो ये एक ऐसे लिबर्टी की बात करता है जहाँ पे हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी हो। ओके, अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए हो? तो वो अपने अपने सर्वाइवल के लिए वो अर्न कर सकता है एक लिविंग। ठीक है, क्योंकि वी ऑल नो जितने भी इंडिविजुअल है उनका उनका जो भी रिसोर्सेज है उन पे इक्वल राइट है। ओके, और ये जो रिसोर्सेज है ये कैसे हैं? स्कार्स है, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है और इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक फेयर मतलब बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट करते रहे। और ये जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ना, ये कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ना, जो भी गल्फ बना है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेसन करने का काम कर रही है। ओके, सो इस गैप को कम करने का काम कर रही है। एंड ये काफी थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि इकोनॉमिक लिबर्टी कभी से नहीं रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉवर्टी इसी कारण प्रिवेल कर रही है। तो अगर इकोनॉमिक लिबर्टी रहता तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम रहता या नहीं रहता। तो वी ऑल नो कि
टुडेज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टुडे। अब नेशनल लिबर्टी की बात करते हैं। तो नेशनल लिबर्टी की बात जैसे ही हम करते हैं तो हम हमेशा हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, ना ही स्टेट की, हम हमेशा एक नेशन और कंट्री की बात करते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, उस कंट्री की सोवरेंटी है। तो उसे जो फ्रीडम मिला हुआ एक कंट्री के तौर पे, जो उसका एक राइट है फ्री रहने का, और वो बिल्कुल उसका राइट नहीं है कि कोई और कंट्री उसे इंस्लेव करे, अपना स्लेव बना के रखे, या फिर और उसके लिए अगर कोई कंट्री ने किसी दूसरे को कैप्चर भी कर रखा है और उसके लिए अगर वो कंट्री जो कैप्चर्ड है, जो इंस्लेव्ड है, वो अगर कुछ एफर्ट्स भी लगा रही है खुद को फ्री करने के लिए, तो ये उसका राइट ही नहीं बल्कि ये उसकी इच्छा है और उसका सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल इंटरनेशनलिज्म पे इसलिए चला जाता है क्योंकि सारे कंट्री पे ये फिर एक तरीके का मोरल रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि आप दूसरे कंट्री को इंस्लेव नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहे लिबर्टी के डायमेंशंस, यानी कि लिबर्टी के काइंड्स, ओके। और ये एक आई हैव कोटेड हियर, ये एक कोट है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग जो दिल्ली में है, उस पे ये लिखा हुआ है। जस्ट रीड इट, थोड़ा सा इस पे सोचो, विल फाइंड समथिंग न्यू हियर, ओके। अब आते हैं, भाई लिबर्टी तो मिल गई हमें, ठीक। अब लिबर्टी को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई हमें हमें अपनी लिबर्टी से कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जब वो डिनाई कर देगा, स्टेट ही कहीं डिनाई कर दे, मे बी हमारे रूलर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो हमने ही चुने हैं, वो कभी अगर हमारे लिबर्टी को कहीं ना कहीं खतरा बन जाए तो इसके लिए लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि लिबर्टी एक लॉन्ग रन में प्रिवेल करे, तो हम क्या बनाते हैं, कुछ इसके सेफ गार्ड्स हमने तय कर रखे हैं। तो डेमोक्रेसी, ये इसका सबसे पहला सेफ गार्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड इंटरनल विलिजन, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे सेफगार्ड्स हमने बना के रखे हैं जो कि लिबर्टी को लॉन्ग रन में प्रिवेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक। तो डेमोक्रेसी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि एक ऐसा कंडीशन ही है, सिर्फ एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हमें फ्रीडम मिल पाती है, ठीक। और ये इंश्योर करता है कि हमें फ्रीडम मिलेगी। उसके बाद फिर आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए अपने आप, मतलब किस मामले में, तो लोगों को फ्रीडम देने के मामले में, ठीक है। वो थोड़ा सा यू कैन से कि हाँ, उसमें लेजिटिमेट वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे, और ये फंडामेंटल राइट्स इतने बेसिक होने चाहिए कि कोई भी इसका वायलेशन ना कर सके। और इसको चेक करता कौन रहेगा हमेशा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बाद अगर जुडिशियरी अगर पावर्स जैसे एक जगह अगर कहीं इकट्ठा हो जाए, ठीक है, कहीं एक्यूमुलेट हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं फिर मोनार्की या डिक्टेटरशिप को प्रिवेल करेगा, जिसकी वजह से पावर कैसे होने चाहिए, तो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए या फिर आपस में बटे होने चाहिए। उसके इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर नहीं मिलेगा, जो जो कॉम्प्लेक्स होगा ना हमारा इंफीरियरिटी वाला, तो वो कहीं ना कहीं लिबर्टी को हैम्पर करेगा, ठीक। उसके बाद रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉ के सामने सब कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ताकि कोई भी लिबर्टी को किसी दूसरे लिबर्टी को कहीं भी दिक्कत ना दे सके, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं पैदा कर सके। फिर पॉलिटिकल एजुकेशन, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजुकेशन ही है जो कहीं ना कहीं शेप करता है एक नेशन बिल्डिंग में, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और या फिर इम्पॉर्टेंट एक सेफ गार्ड है लिबर्टी का। फिर इटर्नल विलिजेंस, इटर्नल विलिजेंस इज ऑल अबाउट कि हाँ, जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो उनको प्राइस लिबर्टी की पता होनी चाहिए, ठीक है। और उन्हें पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है या फिर कहीं पे हमें कुछ फ्रीडम मिल रही है, लेकिन किस हद तक हम उसका एंजॉय करें, उसको कैसे एक्ट करें, कैसे नहीं करें, तो ये एक बहुत पर्सनल सा चीज़ है जो एक इंसान में होनी चाहिए, यू कैन से सद्बुद्धि टाइप वर्च्यू, तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो here we can sum up the liberty, and I am telling you again, if you want another
detailed video on the conception of positive and negative liberty, then do comment it down. I will provide you. And till then, thank you so much. So we are just summing up here, and thank you so much that you have listened so patiently. And if you're, of course, I'm also new here, so do subscribe and just show your support. Till then, stay tuned, and we will come soon with further new videos or lessons. Till then, bye bye. Thank you.